वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। वीएस क्लासेस की तरफ से जो मिशन शुरू किया गया है, क्या मिशन कांस्टेबल 2026, इसमें आज हमारी अगली क्लास है। एमपी जीके के अंतर्गत हम जो है राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। राज्य व्यवस्था के जो है 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो हम यहाँ पर विधायिका को पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका को पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने भी हमारी इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, पूरी वहां पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी लिस्ट बनी हुई है आपकी, जो भी चीजें हम वहां पर पढ़ रहे हैं। हाँ, इसके अंतर्गत हम आपको क्या दे रहे हैं, इसे भी थोड़ा सा जल्दी से रिकैप की तरह देख लीजिए। हम कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं, एमपी कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 से 4 टीचर्स जो है इसमें काम कर रहे हैं, कंटिन्यू वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, डेली क्लासेस के साथ ये सारी चीजें चल रही हैं, वीकली टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, डाउट सेशन, इन सभी के साथ हमने ये मिशन शुरू किया है आपके आने वाले एग्जाम को लेकर के। तो एमपी कांस्टेबल हो या दूसरे भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उनसे भी रिलेटेड ये वीडियोस आपको मदद करेगी, उन पर भी बेस्ड ये वीडियोस हो सकती हैं। ठीक है ना, तो सभी के लिए ये है, सभी पढ़ सकते हैं, स्पेशली एमपी कांस्टेबल वालों के लिए बनाया जा रहा है ये। ठीक है, तो अब की बारी वर्दी हमारी, इस लक्ष्य के साथ हमने इसकी शुरुआत की हुई है। आपको क्या करना है, आपको घरों में बैठ करके अपनी पढ़ाई करनी है। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारी पूरी क्लासेस कंटिन्यू आप देख लेते हैं, तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूआर दिखाई दे रहा होगा, एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का। अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आप टेलीग्राम में जाकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा में अगर आप जाएंगे तो जीके जीएस, करंट अफेयर और जो भी दूसरी चीजें होती हैं मिसलेनियस से, वो उस पर बेस्ड शॉर्ट्स वीडियोस आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। क्लास का रिव्यू भी मिल जाएगा, आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जिसमें आपके फर्स्ट से 12th तक, चाहे कोई भी मीडियम के बच्चे हों, उसमें ट्यूशन क्लासेस वो सेपरेट क्लासेस चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपटीशन में अगर हम बात करें, तो चाहे आपका एमपीपीएससी हो, फॉरेस्ट हो, पटवारी हो, बैंकिंग हो, पुलिस हो, इन सभी की जितनी भी वनडे एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के या आपके सेंट्रल लेवल के एसएससी वगैरह, तो उनकी भी तैयारी यहाँ पर होती है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जो आ सकते हैं क्या करेंगे, वो इस कांटेक्ट के माध्यम से हमसे संपर्क करेंगे, इस नंबर के माध्यम से संपर्क करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम आज की क्लास में। छोटा सा टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम जो है राज्य व्यवस्था में 3 पार्ट में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें विधायिका देख चुके हैं, कार्यपालिका देख चुके हैं, न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, उन सभी में इंपॉर्टेंट है, अगर एमपीजीके से आता है सवाल तो। ठीक, न्यायपालिका होती क्या है, तो राज्य व्यवस्था का ही अंग होता है। कौन सा अंग होता है, जैसे हमने विधायिका के बारे में पढ़ा था। विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, नियम बनाने का काम। कार्यपालिका का काम क्या होता है, उन नियमों का पालन करवाना। ठीक है, वहीं न्यायपालिका का काम होता है, अगर उन नियमों को पालन करने में कोई जो है रुकावट आ रही है, या किसी के द्वारा जो है उसका विरोध किया जा रहा है, या उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए फिर न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो संविधान एवं कानून के अनुसार न्याय प्रदान करता है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। मेन अधिकार इसका यही है कि जो भी नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनके लिए जो कानून नियम बनाए गए हैं वो सही से पालन होने चाहिए, इसका ध्यान न्यायपालिका रखती है। ठीक है, इसके महत्व को देख लें तो संविधान की रक्षा करना, ठीक है, कानून की व्याख्या करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, सरकार के कार्यों की वैधता की जांच करना और साथ में विवादों का निपटारा करना, ये कुछ प्रमुख महत्व हैं या फिर उनके कार्य हैं जो न्यायपालिका इन सब पे करती है कार्य। ठीक है, इतनी चीजें हो गई बेसिक बेसिक। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक में, शुरू करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं सबसे पहले न्यायालय की क्या व्यवस्था है, पदानुक्रम देख लेते हैं, न्यायालयीन व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में कैसी है। तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा उच्च न्यायालय। राज्य में, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, जिसकी शुरुआत कहाँ 2014 में, सॉरी सॉरी अनुच्छेद 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 जो है क्या कहता है कि हर राज्य में एक जो है उच्च न्यायालय होगा। ठीक, कहाँ पर है, हमारे यहाँ का जबलपुर में।
और पहले थी नागपुर में, ध्यान रखिएगा, पुराने मध्य प्रदेश की जो न्यायालय है, सबसे पहला न्यायालय आप कह सकते हो, वो नागपुर थी। ठीक है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के तहत, जिला न्यायालयों की स्थापना की गई है अनुच्छेद 233 के तहत, और ग्राम न्यायालय भी बनाए गए हैं इसे अधिनियम 2008 के तहत। ध्यान रखिएगा, जो उच्च न्यायालय है और जिला न्यायालय है, ये दोनों आपको अनुच्छेद के तहत लाया गया है, ठीक है ना, आर्टिकल के तहत लाया गया है। और ग्राम न्यायालय जो है आपका अधिनियम 2008 यानी एक्ट के तहत लाया गया है इसे। ठीक है, तो तीनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये न्यायालयों के अलावा मुख्य खंडपीठ भी यहाँ पर बनाए गए हैं। दो खंडपीठ हैं, एक है आपका ग्वालियर में और एक है इंदौर में। लेकिन जो मुख्य खंडपीठ होगा वो जबलपुर के अलावा जो आपके इंदौर है और ग्वालियर है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय है उसे हम मुख्य खंडपीठ भी कह सकते हैं या मुख्य पीठ कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, जब ये कौन सा डेट है, हमारे मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस है। ठीक, स्थायी खंडपीठ कौन कौन से हैं इसके अलावा, ये अन्य खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर, ये जो है मुख्य पीठ यानी जबलपुर हाई कोर्ट की मदद के लिए बनाए गए न्यायालय हैं। ध्यान रखिएगा, 28 नवंबर 1968 को इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यायालयीन भवन की तरफ आ जाते हैं। जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट भवन के बारे में बात करते हैं। तो हाई कोर्ट भवन कहाँ पर आपको बताया गया, जबलपुर में है। इसका निर्माण राजा गोकुल दास के मदद से करवाया गया था, यानी राजा गोकुल दास ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसके आर्किटेक्ट कोई और हैं। ठीक है, कौन है वो, तो वो है आर्किटेक्ट हाई कोर्ट भवन के हेनरी इरविन। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इससे पहले हमने विधानसभा भवन के बारे में पढ़ा था, चार्ल्स कोरिया ने जिसे डिजाइन किया था। लेकिन जब हम न्यायालय अपने जो हाई कोर्ट की बात करेंगे, उसको जो है हेनरी इरविन ने डिजाइन किया है। दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, पर्यावास भवन हो, भारत भवन हो, या मध्य प्रदेश का जो आपका विधानसभा भवन है, उसका निर्माण चार्ल्स कोरिया यानी डिजाइन जो है चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का डिजाइन हेनरी इरविन ने किया था। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें अलग से हैं प्रशिक्षण से संबंधित, जैसे मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, ये कहाँ पर बनाया गया है, जबलपुर में स्थित है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे जब भी आप नोट्स बनाएंगे, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि न्यायालय से संबंधित हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, 214 से लेके 231 तक। तो हर आर्टिकल क्या कहता है समझिए। अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान होना चाहिए, ये हर राज्यों के लिए है। ठीक है, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करना, ये जो है किसके अंतर्गत, 215 अनुच्छेद 215 के अंतर्गत आपको मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, पहले क्या था, प्रावधान रखा गया है 214 में कि होना चाहिए, और उसके बाद 216 के माध्यम से उच्च न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति हेतु जो भी शर्तें हैं, सेवा शर्तें हैं, दशाएं हैं, स्थिति हैं, ये होनी चाहिए। ठीक है ना। अनुच्छेद 223 17 के बाद 223 क्या कहता है, उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, अब उच्च न्यायालय है तो वहां के कोई ना कोई प्रमुख तो होंगे, जो होंगे प्रमुख उन्हें हम बोलेंगे मुख्य न्यायाधीश, जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 223 के तहत की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार कितना दायरा होगा, ये भी निर्धारित किया जाएगा 225 के तहत। अनुच्छेद 226 ये क्या कहता है कि उच्च न्यायालय की रिट, ठीक है, जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति, ये रखा गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक, इसके अलावा अनुच्छेद 227 इसमें बात कही जा रही है कि उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति, यानी जो उच्च न्यायालय होगा, राज्य का उच्च न्यायालय होगा, उसका कंट्रोल होगा। जितने भी जिले हैं वहाँ जिला न्यायालय हैं या ग्राम न्यायालय हैं, जो भी छोटे छोटे न्यायालय हैं, उन पर क्या होगा, कंट्रोल होगा, उन सभी पर उनका अधीक्षण करने की शक्ति होगी। ठीक है, अनुच्छेद 231 लास्ट कहता है, न्यायालय पर आधारित अनुच्छेद है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान भी किया जा सकता है। अगर तत्कालीन रूप से बहुत सारे जैसे
राज्य कोई गठित होता है और उच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं होती है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान रखा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। ये जो है प्रमुख अनुच्छेद या आर्टिकल्स हो गए किससे संबंधित, हमारे उच्च न्यायालय से संबंधित। ठीक, अब आप आगे बढ़ते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश वगैरह हैं उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं को वापस यहाँ पर एक नजर में देख लेते हैं। जैसे गठन का आधार क्या है, 214 है अनुच्छेद, हमने देख चुका है कि राज्यों का क्या होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। योग्यता क्या क्या होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश के लिए, ठीक है, 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट रहने का अनुभव होना चाहिए या 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यालय का अनुभव होना चाहिए कम से कम जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, नियुक्ति कौन करेंगे, तो व्यावहारिक तौर पे तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कॉलेजियम की सहायता से की जाएगी, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा, कॉलेजियम की मदद से की जाएगी। शपथ किसके सामने लेंगे, तो हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, राज्यपाल जो है, हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, तो राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति कराते हैं, लेकिन शपथ ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। वैसे ही उसको उल्टा कर दीजिए, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी उनकी शपथ, और दूसरे जो भी जिला न्यायालय हैं उसके न्यायाधीश होंगे वो भी राज्यपाल के समक्ष जो है शपथ लेंगे। ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को। तो जो आपको चेयर पे बैठाएगा वही आपको चेयर से हटा सकता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति आपको नियुक्त कर रहे हैं, राष्ट्रपति ही आपका त्याग पत्र ग्रहण कर सकते हैं। क्लियर है। वेतन, तो मुख्य न्यायाधीश की लगभग 2.5 लाख सैलरी है प्रति माह और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 प्रति माह जो है वेतन भत्ता दिए जाते हैं। वेतन है ये, इसके अलावा भत्ते वगैरह और भी दूसरी फैसिलिटी, वाहन वगैरह ये सारी मिलते हैं। ठीक है ना। और अभी वर्तमान में कौन है, ये नाम ध्यान रखिएगा, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश वो है विवेक रूसिया। ठीक है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के विवेक रूसिया, और ये अभी कार्यवाहक भी हैं, ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, आते हैं थोड़ा सा मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी समझ लेते हैं, इस पद के बारे में समझ लेते हैं, कैसा प्रावधान है, क्या योग्यता होना चाहिए, कौन नियुक्त करेगा, ये हमने शॉर्ट में देखा है, फिर से देख लेते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे एम हिदायतुल्लाह को, और प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना रही है। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल, मतलब से मुख्य न्यायाधीश के तौर पे सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है, तो जी.सी. सोहानी का रहा है, केवल 2 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब भी मुख्य न्यायाधीश से यहाँ से न्यायालय से आता है सवाल, तो इनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो दूसरे भी पदों पर रहे हुए हैं। ठीक है, तो तब जाकर के वो फिर अलग हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में जन्मे प्रमुख न्यायाधीश, तो उसमें से जैसे नाम है आपका जे.एस. वर्मा, सतना जिले में इनका जन्म हुआ है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड जांच के जो कमीशन गठित हुई थी उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये, ध्यान रखिएगा, और इसका नाम ही रखा गया था वर्मा आयोग। ठीक है ना, क्योंकि वो अध्यक्ष ही रहे हैं। तो जे.एस. वर्मा इनका नाम याद रखिए। मध्य प्रदेश के सतना जिले में इनका जन्म हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ में जो राजीव गांधी हत्याकांड कमीशन बना था जिसका नाम वर्मा आयोग रखा गया था उसके भी ये अध्यक्ष रहे हैं। 1991 में ये कमीशन बना था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। रमेश चंद्र लाहोटी, गुना जिले में इनका जन्म हुआ है और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ भारत के भी मुख्य न्यायाधीश सीजेआई रह चुके हैं। ठीक है ना, सबसे सुपीरियर पोस्ट होता है अगर हम न्यायिक प्रकरण में देखें, न्यायालय मामले में देखें तो। ठीक है ना, चलिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं हाई कोर्ट के। इनके बारे में कि यह जो ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि राज्य के हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, वो देश के राष्ट्रपति साथ में उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, कौन सी है? माई ऑन बॉसवेल। ठीक है, माई ऑन बॉसवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कभी कभी इसमें से भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो ये किनकी है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा भी कुछ मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इनका भी संबंध दूसरे प्रमुख पदों पर रहा है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के पद पर रह चुके हैं, जैसे हम पहला नाम तो देख चुके हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में। जेएस वर्मा के बारे में देखा, 1991 में इन्होंने जो है वर्मा कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं राजीव गांधी हत्याकांड मामले में। और शरद अरविंद बोबड़े, ये भी जो है सीजेआई रह चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों रह चुके हैं। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल का पद भी संभाल चुके हैं, मतलब राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो पीवी दीक्षित, जीपी सिंह और एनडी जो ओझा, ये तीन नाम ध्यान रखिएगा, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह और एनडी ओझा, ये तीनों व्यक्ति राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं और मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में अब सीजेआई के अलावा भी दूसरे न्यायाधीश होते हैं, तो ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं? तो ये इनसे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ सकता है सवाल, इसे ध्यान रखिए। तो एपी सेन हो गए, ए के माथुर हो गए, आरवी रविचंद्रन, अनंग कुमार पटनायक, अजय माणिक राव, ये पूरा नाम है इनका अजय माणिक राव खानविलकर, ठीक है, हेमंत गुप्ता और रवि वी मलिमथ। ठीक है, ये ऐसे नाम हैं, ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी जज के तौर पे काम कर चुके हैं, न्यायाधीश के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे हाई कोर्ट के जो कार्यवाहक के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में कार्य कर चुके हैं, जैसे जीजी सुहानी हो गए, राजीव गुप्ता हो गए, सुशील हरि कोहली हो गए, एस के सेठ और संजय यादव, और अभी बाद में हमने बात की किसकी? विवेक रूसिया की। ठीक है, ये भी आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि वर्तमान में है। ठीक है, इतने नाम हो गए इंपॉर्टेंट, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, ये मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। लास्ट में एक चीज और रह जाता है, एक प्रमुख पद महाधिवक्ता का। हमने पिछली वीडियो में इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, यहाँ पर कुछ इनसे संबंधित खास बातें हैं, आर्टिकल है, उसे हम समझ लेते हैं। ये क्या, कौन होते हैं? तो राज्य का पहला विधि अधिकारी, पहला विधि अधिकारी कहलाता है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सरकार को सलाह देने का काम, मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। इन्हें आप राज्य सरकार के वकील के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे संबंधित कुछ चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद, महाधिवक्ता का प्रावधान आपको कहाँ मिलेगा संविधान में? तो अनुच्छेद 165 के तहत है ये। ठीक है, इनका पद नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है मंत्रि परिषद की सलाह पर, मंत्रि परिषद की सलाह पर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। कार्यकाल इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेंगे। जैसे राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेंगे, उसी तरह से महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करेंगे। शपथ और त्याग पत्र कौन दिलाएंगे? तो राज्यपाल को दिलाएंगे। ठीक है, योग्यता क्या होगी? हमने इससे पहले वाले भी स्लाइड में देखा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान 10 वर्ष जो भी योग्यता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के या न्यायाधीश होने की योग्यता होगी, वही योग्यता यहाँ पे महाधिवक्ता के लिए है कि 10 वर्ष तक वकील अथवा 10 वर्ष तक न्यायिक पद का अनुभव उनको रहा हो। ठीक है, इसके अलावा उनका वेतन तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, कोई फिक्स ऐसा है नहीं प्रॉपर यहाँ पे। पर पोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट जनरल कहलाता है ये, एडवोकेट जनरल कहलाता है ये पद, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके अधिकार और शक्तियां, कि राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने का काम करते हैं, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है इन्हें। ठीक है, ये राज्य के किसी भी न्यायालय में जाकर के सुनवाई कर सकते हैं, अपना केस लड़ सकते हैं। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखते हैं, लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इसको पढ़ा था, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में ये भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन जब भी चुनाव
होगा तो ये राज्यपाल के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है ना? तो इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, किंतु सदन में मत देने का या वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्लियर लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में। तो इतना सारा हो गया हमारा महाधिवक्ता से संबंधित। इसके अलावा हमने मुख्य न्यायाधीश के पद को देख लिया। हमारे यहाँ हाई कोर्ट का क्या प्रावधान है, कहाँ पर है और कितने खंडपीठ है, इन सभी को हमने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है? तो उम्मीद है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप तैयारी कर रहे होंगे, साथ में पढ़ रहे होंगे, तो क्लासेस आपको पसंद भी आ रही होंगी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं, फ्री में मिल रही है, सबको मिलनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।